नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विप्योर क्लासेस पर। दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सभी की एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के लिए सीएचएसएल और एमटीएस के जियोग्राफी प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 2। तो इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि विश्व में अगर महाद्वीपों की बात किया जाए तो 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 हमारे विश्व के महाद्वीप हैं। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीपों में से एक है। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न नंबर है। तो भारत जो कि दिया गया है, भारत अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? अगर अक्षांश की बात किया जाए तो अक्षांश की दृष्टि से जो पृथ्वी जो बांटा गया है तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। ऊपरी जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के एक बीचों बीच में एक रेखा गई है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ऊपरी जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत किस अक्षांश की दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई काल्पनिक रेखा नहीं है, बल्कि यह दोनों ही रेखाएं हैं ग्रुप पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो अगर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अगर बात किया जाए तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये पृथ्वी पर कोई खींची हुई नहीं होती हैं। ये रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई परस्पर जो समांतर रेखाएं होती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ग्लोब पर अच्छा अंश की कुल संख्या, अगर आपसे पूछे, यहाँ पर कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई है। अगर अक्षांशों की संख्या पूछे ग्लोब पर तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत देशांतर की दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत की अगर देशांतर की दृष्टि से बात किया जाए तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर बात करें तो देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है। यह पृथ्वी पर वृत्त नहीं बनाती हैं, यह पृथ्वी की सतह पर आवर्त का रूप में है। तो अगर बात किया जाए तो ये भी एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसे कोई पृथ्वी पर कोई भी वृत्त नहीं बनाती हैं। इसके अगर और पॉइंट की बात किया जाए तो पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्याओं की अगर बात किया जाए तो 360 है। तो ये हो गया 360 डिग्री। और एक दूसरे से कितने डिग्री की दूरी पर होते हैं? 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 4। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत के अगर देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का इसका जो है देशांतरी विस्तार होता है। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ए ऑप्शन, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर है यहाँ तक हमारा ये भारत का देशांतरी विस्तार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 5। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो भारत का 7वां स्थान है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर बात किया जाए तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो बड़े देश हैं वो 6 बड़े देश हैं, जिसमें नंबर 1 पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है और 6वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, जिसके बाद 7वें नंबर पर हमारा देश भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 6। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो भारत के क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल हो। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, भारत का
क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो अगर बात किया जाए भारत के क्षेत्रफल की, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42% ही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर तक का है? तो भारत के अगर उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार की अगर बात किया जाए तो 3,214 किलोमीटर है। तो 3,214 जो हो गया इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 9। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? अगर आपसे पूछे पूर्व से पश्चिम तक का, मतलब जो भारत है उसके पूर्व से लेके पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक का अगर विस्तार अगर पूछा जाए तो वो है 2,933 किलोमीटर। 2,933 इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जाए तो उत्तर से लेके यहाँ दक्षिण तक का जो विस्तार है वो कितना है? वो है 3,214 किलोमीटर। तो उत्तर से अगर आपसे पूछे उत्तर से तो 3,214, अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2,933 किलोमीटर है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 10। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो भारत की अगर स्थल सीमा की लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत के कुल 30 भाग की लंबाई, भारत के कुल 30 जो यहाँ लिखा है वहाँ पर गलती है, तो तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? अगर आपसे पूछे कि भारत के तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है, भारत के तटीय भाग की जो लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 7,516.6 किलोमीटर इसके तटीय, भारत के तटीय सीमा यहाँ पर तटीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो अगर भारत की मुख्य भूमि की अगर बात किया जाए तो तटीय भाग की, तो 6100 किलोमीटर जो है मुख्य भूमि की तटीय प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई है। तो कितने किलोमीटर है मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई? तो वो 6100 किलोमीटर है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो अगर भारत की भूमध्य रेखा से दूरी की बात किया जाए तो भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि सी राइट ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से भारत की कितनी दूरी पर स्थित है, तो भूमध्य रेखा भारत से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के अगर उत्तरतम बिंदु की बात किया जाए तो भारत के उत्तर में जो बिंदु स्थित है वो है इंदिरा कॉल। जो ए ऑप्शन है इसका राइट हो गया। भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम अगर पूछे तो वो इंदिरा कॉल हो गया। इसी के साथ अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखने से पहले देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो इंदिरा काल काराकोरम पर्वत की सियाचिन मुज़ताग उप श्रेणी के इंदिरा कटक में स्थित है और ये लद्दाख में स्थित है। अगर इंदिरा कॉल की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है, जो कि इंदिरा कॉल काराकोरम पर्वत की सियाचिन मुमताज़ उप श्रेणी में इंदिरा कटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15, भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? तो अगर भारत के उत्तरतम बिंदु की बात किया जाए तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु की बात किया जाए तो वो 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आपसे पूछे कि उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है, तो उत्तरतम बिंदु का जो नाम है वो इंदिरा कॉल है। अगर ये पूछे कि कितने डिग्री पर स्थित है, तो 37 डिग्री 6 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि कितने डिग्री पर, तो कितने डिग्री अगर आपसे पूछे तो 37 डिग्री 6 मिनट पर, और नाम पूछे तो इंदिरा कॉल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के अगर दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। तो भारत के दक्षिणतम जो बिंदु है उसके अगर नाम की बात किया जाए तो इसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है और पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसके जो सी ऑप्शन हो गया उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा काल या पिगमिलियन पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 17, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणतम नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका पश्चिम, जो दक्षिणतम जहाँ पर है वो वहाँ पश्चिमतम बिंदु हो जाएगा। तो
भारत के पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या है? तो गौर माता और सर क्रीक, इसको दोनों नामों से पुकारा जाता है, तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर बात करें तो भारत का पश्चिमतम बिंदु जो गौर माता और सर क्रीक गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि जो पश्चिमतम बिंदु है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगर नाम पूछे तो गौर माता और सर क्रीक किसके नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? अगर आपसे भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें तो यह इसका नाम है किबिथु। तो भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो किबिथु इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं, अगर किबिथु की बात किया जाए तो भारत में किबिथु अब अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पूर्वी जो बिंदु है वो किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत कौन सी रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है? अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर हिस्सों में काटती है, तो भारत को दो बराबर हिस्सों में काटने वाली जो रेखा है कर्क रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखते हैं कुछ अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात किया जाए जिसमें 8 राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो क्रम में देखते हैं। सब कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की अगर बात करें तो कितने डिग्री रेखा है? ये 23.5 डिग्री रेखा है। अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा कितने डिग्री की रेखा है, तो 23.5 डिग्री की रेखा है, 23.5 डिग्री की रेखा है। अगला देखते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी स्थित है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा से जो सबसे नज़दीक अगर राजधानी की बात पूछे, तो कर्क रेखा से जो सबसे नज़दीक राजधानी है वो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। तो अगरतला इसका राइट आंसर हो गया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो ए इसका राइट आंसर हो गया, त्रिपुरा की राजधानी जो कि कर्क रेखा से सबसे नज़दीक में स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 22, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय अंतराल कितने घंटे का है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो अंतर है समय का वो कितने घंटे का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 घंटा, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो 2 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम का जो बीच का डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 23, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? तो अगर भारत के मानक समय की रेखा की बात की जाए तो यह प्रयागराज के निकट नैनी मिर्ज़ापुर नामक स्थान से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 24, भारत की समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर आपसे पूछता है कि भारत की जो समय रेखा है, जो मानक समय रेखा है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो गया 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगर आपसे पूछे कि वो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश राज्यों से होकर गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 25, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? अगर आपसे ऐसा पूछता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है, तो वो जो ग्रीनविच की जो मानक समय रेखा है कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। तो यहाँ पर जो 5 घंटे 30 मिनट यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो कि बी है। तो बी क्या, यहाँ पर अनुमानित लिखा था तो 5 घंटे लिखा था, तो इसका जो समय है वो 5 घंटे 30 मिनट है। तो इसका राइट आंसर हो गया 5 घंटा 30 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा तथा मानक समय रेखा IST रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो अगर कर्क रेखा और IST जो इंडियन जो मानक समय रेखा है, जो भारतीय मानक समय रेखा है, अगर पूछे आपसे किस स्थान पर काटती है, तो सूरजपुर छत्तीसगढ़ में ये एक दूसरे को काटती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल से के हिसाब से अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान इसका राइट आंसर हो गया, डी फॉर देवसेना। अब देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो राजस्थान लगभग 10.4% क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो उसका 10.4% राजस्थान का क्षेत्र है, ये फैला हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल है आपका 3,42,000
242 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाँ, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़े राज्यों की बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो पहले नंबर पर है वो राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य तो मध्य प्रदेश है और तीसरा सबसे बड़ा राज्य आपका महाराष्ट्र है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है 28 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। अगला प्रश्न अगर बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी की अगर बात किया जाए तो लेह और लद्दाख इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कहता है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष में किस द्वीप का अंग था। तो मतलब प्राचीन जो भारत था वो किस द्वीप का अंग था। तो अगर बात किया जाए तो जम्बू द्वीप इसका राइट आंसर हो गया, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो भारत किस द्वीप का हिस्सा था, तो भारत जम्बू द्वीप का हिस्सा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 31, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में अगर भारत के राज्यों की बात किया जाए तो 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 32, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो 9 केंद्र शासित, तो 8 जो आपका जो सी ऑप्शन है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया, राज्यों की अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 33, भारत की कितने राज्यों की सीमाएं समुद्री किनारे से लगती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सीमाएं, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो समुद्री सीमाओं से लगते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 9। तो इसका जो सी ऑप्शन हो गया वो राइट हो गया। तो भारत की 9 राज्यों की सीमाएं जो हैं वो समुद्री सीमा से लगती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है, हाँ, तो इसका क्या है, समुद्री तट से लगने वाले भारत के 9 राज्य वो कौन कौन से हैं उनके भी नाम देख लेते हैं। समुद्री तट से लगने वाले 9 राज्य वो कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो कौन कौन से राज्य, गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इसके राइट आंसर हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 34, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है। तो भारत के कितने केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तट से लगती है। तो वो 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किससे लगती है, ये समुद्र तट से लगती है। इसके कुछ अगर उन राज्यों की अगर बात किया जाए तो वो राज्य कौन कौन से हैं, तो समुद्री सीमा से लगने वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश वो कौन कौन से हैं, तो पुडुचेरी, आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तट से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 35, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत में अगर बात किया जाए तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अगर गुजरात की तटरेखा की लंबाई की अगर बात किया जाए तो ये 1214.7 किलोमीटर है जो कि सर्वाधिक है। अब इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 36, भारत में कौन से राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो भारत में अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है कि सबसे ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो तट रेखा है सबसे छोटी है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गोवा सब जो हो गया इसका राइट आंसर हो गया। तो डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो गया। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। इसकी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो गोवा की जो तट रेखा की लंबाई है तो केवल 160 किलोमीटर ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 37, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो पश्चिमी समुद्री तट की जो उत्तरी भाग की जो अगर बात किया जाए तो किस नाम से जाना जाता है, तो वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे
लंबी है। तो अगर भारत की सीमा की अगर बात की जाए तो सबसे जो लंबी सीमा भारत की लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। अभी इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो अगर बांग्लादेश की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और मुद्रा जो है वो टका है। अगर अगले प्रश्न अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 39। भारत की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ कितनी है? तो भारत की जो भारत की सीमा और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बी, 4096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 40। भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? अगर आपसे पूछे कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है तो अफगानिस्तान के साथ, जिसके साथ केवल 106 किलोमीटर की ही सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 41। प्रश्न नंबर 41 क्या है? भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर मिलते हैं? तो ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ पर ये तीनों बिंदु मिलते हैं? कौन कौन से? आपके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर वहाँ पर मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो बी, कन्याकुमारी में ये सभी जो हैं वो मिलते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 42। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो अगर आपसे पूछता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11% भाग जो है वो पर्वतीय भाग है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 11% भाग क्या है? पर्वतीय भाग है। अगला प्रश्न अगर देखते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो भारत के कुल भूभाग के पहाड़ी भाग की अगर बात की जाए तो 18% है। अगर आपसे पूछे जो पठारी भाग है तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 28% भाग है। अगर आपसे पूछता है कि मैदानी भाग तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% जो भाग है वो मैदानी भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 43। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के अगर पूर्वी तट की बात किया जाए तो भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। तो जो ए इसका राइट आंसर हो गया। भारत का जो पूर्वी तट है वो किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे पूछे तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 44। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो चीन पहले पोजीशन पर है। अगर दूसरे पोजीशन पर पूछे तो दूसरे पोजीशन पर भारत है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 46। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16.7% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो भारत के अगर विश्व के क्षेत्रफल का भारत का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2.4% ही है, जिसमें 16.7% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अगर आपसे पूछे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो है थार मरुस्थल जो कि भारत में है। तो थार मरुस्थल जो है भारत में स्थित है। तो थार मरुस्थल इसका राइट आंसर हो गया। तो दक्षिण एशिया का अगर आपसे पूछे मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो थार मरुस्थल है जो कि भारत में स्थित है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 48 नंबर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो गया राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात किया जाए तो थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में जबकि 15% भाग पाकिस्तान में आता है। तो थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत के पास है, 15% भाग पाकिस्तान के पास है। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 49। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र अगर शीत मरुस्थल की बात किया जाए तो वो है आपका लद्दाख। तो इसका जो राइट आंसर हो गया लद्दाख हो गया। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है वो लद्दाख है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। शीत मरुस्थल वह होता है जो शीत जगहों पर पाया जाता है और यहाँ गर्म मरुस्थल से एकदम अलग प्रकृति होती है। लद्दाख, अंटार्कटिका यह शीत मरुस्थल के कुछ उदाहरण हैं। गर्म मरुस्थल की तरह यहाँ भी जीवन कुछ नामो निशान नहीं होता है। तो
अगर आपसे पूछे कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है तो लद्दाख हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 50। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो भारत की अगर चुंबकीय विषुवत रेखा की बात किया जाए तो दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो त्रिवेंद्रम, जो कि केरल से गुजरती है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न जो कि 51 नंबर है। तो ये 51 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है? तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड भूमध्य भूखंड का एक हिस्सा है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड भूखंड का हिस्सा है। आप सभी लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।